वेलकम एवरीवन। आज के इस क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे शानदार और स्कोरिंग टॉपिक को डीकोड करने वाले हैं और वो है केमिकल काइनेटिक्स। आज के सेशन के बाद इस पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स आपके लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं। देखिए, अक्सर हमें ये तो पता चल जाता है कि कोई रिएक्शन होगा या नहीं, लेकिन वो कितनी जल्दी होगा, बस यही काइनेटिक्स का असली जादू है। चलिए इसे विजुअलाइज करके देखते हैं। क्या कभी सोचा है कि टीवी एड्स में क्यों कहा जाता है कि हीरा है सदा के लिए? असल में थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से हीरा ग्रेफाइट में बदलता है, लेकिन ये रिएक्शन इतना स्लो है, इतना सुपर स्लो है कि इसमें हजारों साल लग जाते हैं। इसलिए हमें लगता है कि हीरे हमेशा के लिए हैं। दूसरी तरफ अगर एक टमाटर को बाहर छोड़ दें तो वो कुछ ही हफ्तों में सड़ जाता है। पानी में इंक मिला दें तो तुरंत रंग बदल जाता है, जो एक सुपर फास्ट रिएक्शन है। तो जरा सोचिए, रिएक्शंस की इस स्पीड में इतना बड़ा अंतर क्यों है? बस यही सवाल इस पूरे चैप्टर का बेस है। तो आज का हमारा रोड मैप बहुत ही सिंपल है। पहले हम समझेंगे केमिस्ट्री की स्पीड को, फिर रिएक्शन रेट की कैलकुलेशन देखेंगे, उसके बाद जानेंगे कि इस स्पीड को कंट्रोल कौन करता है, फिर रेट लॉ को डिकोड करेंगे और आखिर में रिएक्शन ऑर्डर को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, केमिस्ट्री की स्पीड मैक्रोस्कोपिक बनाम माइक्रोस्कोपिक। देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम दो नजरियों से देख सकते हैं। एक है मैक्रोस्कोपिक व्यू, यानी ऊपर ऊपर से देखना कि कितना रिएक्टेंट कम हुआ और कितना प्रोडक्ट बना, और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक व्यू, यानी अंदर मॉलिक्यूल्स आखिर कैसे टकरा रहे हैं। काइनेटिक्स में हमारा पूरा फोकस इसी मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है। अब फिजिकल केमिस्ट्री के तीन पिलर्स को देखिए। थर्मोडायनेमिक्स बताता है कि क्या कोई रिएक्शन पॉसिबल है, इक्विलिब्रियम बताता है कि वो रिएक्शन किस हद तक आगे बढ़ेगा, लेकिन इन दोनों से ये बिल्कुल पता नहीं चलता कि इसमें टाइम कितना लगेगा। यहीं पर एंट्री होती है केमिकल काइनेटिक्स की, जो हमें बताता है कि वो रिएक्शन आखिर कितनी तेजी से पूरा होगा। तो हमारा सबसे बेसिक सवाल, ये रेट ऑफ रिएक्शन आखिर है क्या? इसे बिल्कुल अपने कार की स्पीड की तरह समझिए। जैसे कार की स्पीड होती है कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय की, वैसे ही केमिकल रिएक्शन की स्पीड होती है कि एक दिए गए समय में रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन यानी उनकी मात्रा में कितना बदलाव आया। जैसे जैसे टाइम बीतता है, रिएक्टेंट्स कम होते जाते हैं और प्रोडक्ट्स बढ़ते जाते हैं। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, रिएक्शन रेट की कैलकुलेशंस, द मैकेनिक्स। अब थियोरी तो हमें समझ आ गई, लेकिन एग्जाम्स में तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं ना। तो रेट कैलकुलेट करने के लिए ये 3 गोल्डन रूल्स हमेशा याद रखने हैं। पहला, साफ साफ पहचानना है कि रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन। दूसरा, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के आगे हमेशा एक माइनस यानी नेगेटिव साइन लगाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट समय के साथ कम हो रहा है और हमारी फाइनल स्पीड हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। और तीसरा सबसे क्रूशियल रूल, जहां सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है यानी बैलेंस करते वक्त जो नंबर मॉलिक्यूल के आगे लगा है, उससे डिवाइड करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चलिए इसे क्लासिक एग्जाम्पल से विजुअलाइज करते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाते हैं। इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। जितने समय में नाइट्रोजन का 1 मोल खत्म होता है, ठीक उतने ही समय में हाइड्रोजन के 3 मोल खत्म हो जाते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि दोनों की स्पीड बराबर है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए सबको एक बराबर स्केल पर लाने के लिए हम हाइड्रोजन वाले रेट को 3 से डिवाइड करते हैं और अमोनिया वाले रेट को 2 से डिवाइड करते हैं। अब जाकर ये तीनों रेट्स एक दूसरे के एकदम बराबर हुए हैं। तीसरा सेक्शन, स्पीड को क्या कंट्रोल करता है, यानी हमारे फिजिकल फैक्टर्स। अब जरा सोच कर देखिए, रियल वर्ल्ड में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो मॉलिक्यूल्स की टक्कर को फास्ट या स्लो कर सकते हैं? मेनली 5 चीजें इस स्पीड को कंट्रोल करती हैं। पहला, रिएक्टेंट का नेचर कैसा है। जैसे सोडियम को पानी में डालें तो वो धमाका करता है, लेकिन कैल्शियम बहुत आराम से रिएक्ट करता है। दूसरा है सरफेस एरिया। लोहे की एक बड़ी कील को एसिड में डालें तो रिएक्शन स्लो होगा, लेकिन उसी लोहे का पाउडर बना दें तो रिएक्शन सुपर फास्ट होगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ गया। इसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर और कैटलिस्ट का भी इस स्पीड पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। कॉन्सेंट्रेशन के इफेक्ट को एक बहुत ही मजेदार तरीके से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि समोसा पार्टी चल रही है और प्लेट में 30 समोसे रखे हैं। शुरुआत में सबके खाने की स्पीड बहुत तेज होगी, एकदम फास्ट। इसे हम कहते हैं हाई इनिशियल रेट। लेकिन जब प्लेट में सिर्फ 2 समोसे बचेंगे तो सब एक दूसरे से कहेंगे, अरे तू खा ले, नहीं तू खा ले। स्पीड अपने आप एकदम कम हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही शुरुआत में जब रिएक्टेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो रिएक्शन तेज होता है, और जैसे जैसे रिएक्टेंट्स कम होने लगते हैं, रिएक्शन की स्पीड भी धीमी पड़ने लगती है। अब इस समोसे वाली कहानी को असली केमिस्ट्री से जोड़कर देखते हैं।
एक मोमबत्ती जल रही है। अगर हम उसके ऊपर एक कांच का ग्लास उल्टा रख दें तो क्या होगा? धीरे धीरे मोमबत्ती की लौ छोटी होगी और वो बुझ जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ग्लास के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो गया। ऑक्सीजन यहाँ एक रिएक्टेंट है और जैसे ही उसकी मात्रा कम हुई, रिएक्शन की स्पीड 0 हो गई। अब आते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, रेट लॉ को समझना, द लीड एक्टर। अगर केमिकल काइनेटिक्स एक फिल्म है तो मानकर चलिए कि रेट लॉ उसका लीड एक्टर है। आगे की सारी कहानी इसी पर टिकी है। रेट लॉ एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो हमें बताता है कि रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का असली रिश्ता आखिर है क्या। यहां रेट बराबर होता है K मल्टीप्लाई बाय A की पावर X मल्टीप्लाई बाय B की पावर Y। यहां A और B हमारे रिएक्टेंट्स हैं और ये जो K है ना, इसे कहते हैं रेट कांस्टेंट, जो हर एक रिएक्शन के लिए फिक्स होता है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये पावर X और Y क्या भला हैं? यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग है और एग्जाम्स में अक्सर सबसे ज्यादा मार्क्स यहीं कटते हैं। इस बात को दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए कि इन पावर्स x और y को आप सिर्फ बैलेंस्ड इक्वेशन देखकर कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। ये पावर इक्वेशन वाले नंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी। इनकी असली वैल्यू सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके ही निकाली जाती है। ये थ्योरी से बिल्कुल नहीं आते। और अब हमारा पांचवां और आखिरी सेक्शन, रिएक्शन ऑर्डर को समझना, द फाइनल पजल। अब इस चैप्टर के फाइनल टॉपिक पर आते हैं। अगर आपको रेट लॉ समझ आ गया ना, तो ये रिएक्शन ऑर्डर बिल्कुल बच्चों का खेल है। रिएक्शन ऑर्डर कुछ अलग चीज नहीं है, ये बस रेट लॉ में दी गई उन पावर्स का सिंपल मैथमेटिकल टोटल है। यानी अगर रेट लॉ में A की पावर X है और B की पावर Y है, तो इस पूरे रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर होगा X प्लस Y। बस इतना ही सिंपल। ये ऑर्डर हमें बताता है कि कंसंट्रेशन चेंज करने पर स्पीड पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। और पता है इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? ये ऑर्डर 1, 2 या 3 तो हो ही सकता है, लेकिन ये 0 भी हो सकता है। और तो और ये फ्रैक्शन यानी भिन्न भी हो सकता है, जैसे आधा यानी हाफ। एग्जाम्पल के लिए क्लोरोफॉर्म और क्लोरीन के रिएक्शन में जब हम एक्सपेरिमेंट से रेट लॉ निकालते हैं तो उसमें क्लोरीन की पावर हाफ आती है। अब इन ऑर्डर्स का रियल लाइफ में क्या मतलब है, विजुअलाइज करके देखते हैं। अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है तो उसका सीधा मतलब है कि अगर आपने रिएक्टेंट को दोगुना किया तो रिएक्शन की स्पीड भी दोगुनी हो जाएगी। वो सीधे एक दूसरे से लिंक्ड हैं। लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन बहुत मजेदार है। इसमें रेट एकदम कांस्टेंट रहता है। आप रिएक्टेंट को 2 गुना करें, 4 गुना करें या आधा कर दें, रिएक्शन की स्पीड को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। तो आज के इस क्लास को हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोच कर देखिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हम रिएक्टेंट बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन रिएक्शन की स्पीड टस से मस नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्या मॉलिक्यूलर लेवल पर कैटलिस्ट की सारी जगह पहले ही फुल हो चुकी है और नए मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करने के लिए जगह ही नहीं मिल रही? इस विजुअलाइजेशन पे जरूर विचार कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। इस सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हमेशा की तरह सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।